हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज हम हिस्ट्री सॉरी जियोग्राफी का फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं, जलवायु। आपको मैंने पहले भी बोला है कि ये चैप्टर 9th क्लास के चल रहे हैं, ना कि 6th के, नहीं 5th के। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई जीके के पोर्शन को लेकर के। बिल्कुल फ्री, कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार के इसी प्रकार के पढ़ा रहा हो, पहले क्लास करवा रहा हो आपकी, फिर उसके साथ क्वेश्चन करवा रहा हो 15 से 20 क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी ऐसा कोई करवा रहा हो धुरंधर तो मुझे बता देना। ठीक है, मेरे लिंक डाल देना, मैं देख लूंगा। ठीक है, कोई भी नहीं है ऐसा अभी तक कि पहले क्लास करवाए उसके बाद फिर क्वेश्चन करवाए उसी से रिलेटेड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एडिट करके, और फिर सैटरडे संडे आपके टेस्ट ले। ठीक है, अभी इतनी जल्दी कोई नहीं करा रहा। ठीक है, तो कल का जो चैप्टर था जिसमें सिंधु नदी अपवाह तंत्र करे थे, गंगा ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र करे थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रायद्वीप नदियां करी थी, ये सारी चीजें। वो जो कल का चैप्टर था मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जाकर उसको भी लो, और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया विद क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आज करेंगे हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हर रोज एक दिन घटता जा रहा है आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज के इस चैप्टर को। ठीक, जलवायु क्लाइमेट, जलवायु नियंत्रण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले भारत के जलवायु के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे। भारतीय मानसून कैसा है, ठीक है, मानसून और का आगमन और वापसी कैसे होती है, और ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं, और ऋतुओं में क्या क्या वर्षा होती है, या फिर कौन कौन सी फसलें बोई जाती है किस ऋतु में। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे भारत को लेकर के। ठीक है, और तो शुरू करते हैं भारत की जलवायु को लेकर के। तो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट स्लाइड, मौसम के बारे में बता दूं मैं पहले, मौसम की जानकारी कैसे होती है कि एक विशेष समय में एक क्षेत्र होता है, उसके विशेष समय को मापा जाता है, चाहे वो तापमान हो, वायुमंडलीय दाब हो उसका, या आपकी पवन हो, वहाँ की आर्द्रता हो, उसको मापा और नापा जाता है। ठीक है, कि किस प्रकार का मौसम हो सकता है यहाँ का। ठीक है, तो उसी को मौसम कहा जाता है। ठीक है, और जलवायु भी इसी प्रकार का एक उदाहरण है। वहां पर क्या है कि जलवायु को कैसे पता लग जाए कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय काल का मतलब है कि 20 से 25 वर्ष के लास्ट के 20 से 25 वर्ष को देखा जाता है कि यहाँ के क्षेत्र की कैसा मौसम रहा था, कि मौसम की अवस्थाएं कैसी थी, और विविधताओं को कुल योग को जलवायु कहा जाता है। ठीक है, मौसम तथा जलवायु के तत्व कौन से हैं जिससे पता चलता है हमें कि यहाँ की जलवायु के बारे में हम कैसा पता लगा सकते किसी भी क्षेत्र को लेकर के, चाहे तापमान हो, वायुमंडलीय दाब से, पवन आर्द्रता, वर्षण, इन सभी के कारणों से, इन सभी तत्वों से हम पता लगा सकते हैं वहाँ उस क्षेत्र की, किसी भी क्षेत्र की जलवायु से, जलवायु और मौसम के द्वारा। ठीक है मेरे भाई, अब जलवायु नियंत्रण जो क्लाइमेट कंट्रोल है, ये क्या है? किसी भी क्षेत्र के जलवायु को 6 कारक को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले बता दिया, अक्षांश तुंगता जो ऊंचाई होती है वहां की, वायु दाब कैसा है, पवन तंत्र कैसे है, समुद्र से दूरी कितनी है उसकी, और महासागर धाराएं आती है नहीं आती, या उच्चावच लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, वहां करके अक्षांश क्या होता है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉइंट, कि लेटीट्यूड का बहुत फर्क पड़ता है। मैंने बताया ना आपको कि उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, शीत कटिबंधीय है, मैंने बताया था ना ये क्लाइमेट प्रॉपर अक्षांश के थ्रू या लेटीट्यूड के थ्रू, कि किस किस में शीतोष्ण है, उपोष्ण है, या किस में शीत है। ठीक है, तो ये अगर ये चीजें भी नहीं पता तो भाई बिल्कुल अभी समय है, अब जाकर के क्लास लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विभिन्न अक्षांशों पर मिलने वाली सौर ऊर्जा विभिन्न होती है। विषुवत वृत्त के आसपास सबसे अधिक और सौर ऊर्जा मिलती है। ठीक है, सबसे अधिक, और जबकि ध्रुवों पर कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत कम मात्रा में सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, इसलिए विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान सामान्यतः घटता जाता है। अगर कोई भी बच्चा क्लास ले रहा होगा तो इन चीजों की प्रॉपर जान गया होगा कि मैंने कहा ध्रुवों को, क्यों ध्रुवों के कारण क्यों वो ठंडे होते हैं, क्यों वहां पर तापमान इतना गिरा हुआ रहता है। ठीक है, सारी चीजें मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता चुका हूँ, प्रैक्टिकली मैंने बताया है। ठीक है, ऊंचाई का भी एक मेन कारण है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की, जैसे जैसे हम पहाड़ों पर जाएंगे, ठीक है, वहां का टेम्परेचर जो गिरता चले जाएगा, और जो जलवायु है या जो ऑक्सीजन की मात्रा जो बहुत कम होती चली जाएगी, जैसे कि, तो वायुमंडल की संघनता कम हो जाती है, देख लो, जिससे तापमान घट जाता है। ठीक है, इसलिए मैदान की तुलना में पहाड़ियों का तापमान कम होता है। वायु दाब एवं पवन क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस क्षेत्र के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा किसी भी क्षेत्र को मापने के लिए उसकी अक्षांश का, उसकी ऊंचाई का होना, पता लगाना बहुत जरूरी है। वायु दाब एवं पवन तंत्र तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है समुद्र से दूरी, ये भी सिंपल सा आंसर, इसको पढ़ लेना। महासागरीय धाराएं पढ़ लेते हैं। ये धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र को जलवायु प्रभावित करती हैं। जैसे किसी तटीय क्षेत्र के पास यदि गर्म जलधारा बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर बह रही है, मतलब कि वायु की जो दिशा होगी, वायु की दिशा समुद्र से, अब जैसे कि हमारा भारत है, अब यहाँ समुद्र है इसके चारों तरफ, तो यहाँ से समुद्र से तट की तरफ बह रही है, तट जो हो जाते हैं, ठीक है, तरफ और तो वह तटीय क्षेत्र गर्म हो जाता है। इसी तरह किसी तटीय क्षेत्र के पास यदि ठंडी जलधारा तो और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर बह रही है तो वह तटीय क्षेत्र ठंडा हो जाएगा। सिंपल है। उच्चावच क्या होता है? ऊंचे पर्वत ठंडी या गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि वर्षा लाने वाली वायु किसी ऊंचे पर्वत से टकराती, ऊंचे पर्वत मतलब ठीक है, उससे टकराती है तो उसके आसपास के इलाके में वर्षा होगी बहुत तेजी से, तो उस क्षेत्र में वर्षा होती है और पर्वत के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूख जाते हैं। ऐसे क्षेत्र को वर्षा छाया क्षेत्र कहते हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? 100 अक्षांश है, एक ऊंचाई है। जैसे कि कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा जो होती है हमारे 8 राज्यों से। कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित भाग का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क, ये सभी उष्णकटिबंधीय दक्षिण क्षेत्र के कौन से भाग है, क्या है, ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से विद प्रैक्टिकली मैंने समझा रखा आपको। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित भाग उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इसलिए भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों ही विशेषताएं देखने को मिलती है। ये सभी मैंने बता रखी है। उपोष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय है, जलवायु कहाँ कहाँ है, किन किस किस कितनी कितने डिग्री के बीच में, अक्षांश के बीच में है ये चीजें, ठीक है। ऊंचाई, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, पता है आपको, हिमालय पर्वत हमारा, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर। और दूसरी ओर भारत के विशाल तटीय क्षेत्र, अधिकतम ऊंचाई, जो तटीय क्षेत्र की बात देखो, यहाँ पर तटीय क्षेत्र हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर, और जो ये अपना भारत है, और ये देख लो, थोड़ा सा देख लेना आप, अगर मेरा फोटो आ रहा है वो डाल लेना। ये जो है यहाँ इसकी पर्वत की, हमारे पर्वत की तो ऊंचाई 6000 मीटर, लेकिन तट की बात करें 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया में आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप के प्रवेश करने से रोकता है, इसलिए मध्य एशिया तुलना भारत में कम ठंड पड़ती है। ये मेन कारण हो जाता है। वायु दाब एवं पवने, भारत की मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं, ठीक है। ये वायु दाब एवं धरातली पवनी, ऊपरी वायु परिसंचरण इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ, मध्य एशिया से जो मैंने बोला था ना, भूमध्य सागर की बोली था ना, भूमध्य सागर में जब शीतोष्ण वायु चलती है, शीत लहर चला है, तो उसके कारण ही अपने ठंडों में जो बारिश होती है ना, वो किसका कारण होती है? वो पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं ना, पश्चिमी विक्षोभ, भूमध्य सागर से जो मैंने बताया चक्रवात घूमते हैं, शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, उसके कारण हमारे जाड़ों में जो दिसंबर है, जनवरी फरवरी में जो वर्षा होती है, उसी का कारण होता है। व्यापारिक पवनें क्या होती है मैंने बताई है आपको। भारत उत्तरी पूर्व व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब में पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये पवनें दक्षिण की ओर बहती हैं और कोरेलस बल के कारण दाहिनी और विक्षेपित होकर विषुवतीय न्यून दाब वाले क्षेत्रों में बढ़ती रहती है। ये सभी मैंने सामान्य रूप से समझा रखा आपको, कोरिसल बल पढ़ लेना आप, ठीक है। ये मैंने बता रखी है कि हमारी जो पवनें होती है, ये देखो, जब मौसम का दक्षिण पश्चिम मानसून आता है अपना, तो ये यहाँ से एंट्री करती है। सबसे पहले एंट्री करती है आपके कहाँ पर, सबसे पहले किस राज्य में एंट्री मारती है? जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो कहाँ पर, किस राज्य में एंट्री मारता है? इन कमेंट मुझे बताओ, ठीक है। भारत का वायु दाब, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार आपको, पिछले को। कोरिसल बल क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले आभासी बल को कोरिसल बल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है। आभासी बल के कारण है, ठीक है ना, कभी आभासी और आवासी जो दो होते हैं ना, तो आभासी याद करना। कोरिसल बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरल का नियम कह जाते हैं, ठीक है, जो मैं आपने पढ़ा भी होगा शायद उसमें फिजिक्स में, ये चीजें ये मैंने दे रखी है। भारत की वायुदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। सर्दी के मौसम में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। उच्च दाब मतलब हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई प्रेशर। इसलिए इस क्षेत्र की ठंडी एवं शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जब गर्मी के मौसम में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्व भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, इसलिए गर्मी में वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत पार को दक्षिण और मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बहने लगती हैं। इन पवनों को दक्षिण पश्चिम मानसून पवन कहते हैं। मैं एक बार प्रॉपर तरीके से आपको समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है, ठीक है।
कि यहाँ अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री और यहाँ का टेम्परेचर है 50 डिग्री। ठीक है, तो वायु जो है निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ भगेगी या उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, बताओ इनके कमेंट में। ठीक है, तो उसी का मेन कारण ये होता है कि सतल की तरफ भगने लगती है समुद्र से क्या हवाएं, तो सतल की तरफ भगने लगती है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, इधर से भी भगने लगती है, तो वो मेन कारण हो जाता है बारिश का आना। ठीक है, इसी को ही दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। आगे होगा समझ में। टेम्परेचर का मैन जब हमारी सथल, हमारी पृथ्वी, हमारे जो ये यहाँ का क्षेत्र है, जो सथल जो भूमि है गर्म हो जाएगी, पहाड़ गर्म हो जाएंगे, अधिक मात्रा में गर्मी पड़ेगी, तो यहाँ पर एक बहुत तपन हो जाएगी, उसी गर्म हवा ही हो जाएगी, बिल्कुल गर्म हवा। ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर भी बदल जाएगा, तो एकदम घोट सा बनता है ना, कहते हैं कि, तो घोट सा बनता है। इसी कारण बस ये इतनी दूर से अधिक मात्रा में तेजी से तूफान आते हैं, कई प्रकार के नाम भी दिए हुए हैं। ठीक है, टाइफून बोलते हैं, या बाहर देशों में कहीं पर हैरिकेन बोलते हैं, और अपने भारत में क्या बोलते हैं उसको, इन कमेंट मुझे बताओ। ठीक है, जो बंगाल से आया था अभी कुछ दिन पहले तो आया था वो, मैंने बताया भी था, स्टेटस लगा। इस इलाके में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह को प्रवाह में रहता है। इस प्रवाह का मुख्य घटक जेट धारा है। जेट धाराएं 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच स्थित होती थी। मतलब कि ये 27 डिग्री और 30 डिग्री भी नहीं पता आपको, तो फिर कैसे करूंगा, फिर कैसे मैं बता सकता हूँ आपको जब इन चीजों के बीच पता नहीं है। या अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन से, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन से, ये नहीं पता, तो फिर आगे आपका यहाँ पढ़ने का मतलब कुछ नहीं है। इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिम जेठ धाराएं कहा जाता है। ठीक है, जेठ धारा क्या है सुन लो। सौर मंडल, सौर मंडल मतलब अपना सबसे निचली परत। ठीक है, सौर मंडल मैंने बताया ना आपको, परतें होती हैं अपनी वायुमंडल की। तो अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर है, सिर्फ 12,000 मीटर को भाग कर लो भाई, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, तो भाग कर लो कितने हुआ। पर एक संकरी पट्टी में बहने वाली हवाओं को जेठ धारा कहते हैं। गर्मी में इनकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। भारत में जेठ धाराएं गर्मी के मौसम को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में बहती है। ठीक है, बस एक गर्मी के मौसम, गर्मी तो अधिक मात्रा में पड़ा है। गर्मी के मौसम में अंततः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान को खिसक जाती है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज, ये बारिश हो रही है। हिंद महासागर में मेडागास्कर से पूर्व लगभग 32 डिग्री, अब पूर्व की बात हो रही, पूर्व की तरफ 20 डिग्री अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की स्थिति तीव्रता से भारत मानसून को प्रभावित करती है, जैसे मैंने बताया आपका। ठीक है, गर्मी के मौसम कहाँ बताया, जो 25 डिग्री या 50 डिग्री, वहां पर 25 डिग्री बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में, तो वही बातें हो रही है। गर्मी के मौसम में तिब्बत का पठार अत्यधिक गर्म हो जाता है। ठीक है, तिब्बत का पठार, ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं को उच्च दाब का निर्माण होता है उस ऊंचाई पर बहुत अधिक मात्रा में। और गर्मी के मौसम में हिमालय के ऊपर उत्तरी पश्चिमी जेठ धाराओं का प्रभाव होता है। साथ ही में भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्व जेठ धाराएं प्रभावित होती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण। यह विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहाँ पर उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवनें आती हैं, आपस में मिलती है, और यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समांतर होता है। ठीक है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर और दक्षिण की ओर खिसक जाता है। ठीक है, दक्षिण दोलन क्या है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एलिनो इंपॉर्टेंट है। जो, एक मिनट रुकिए, क्या हो गया, सॉरी, जो एलिनो, पेरू, पेरू देश कहाँ है आपके, अमेरिका तरफ। अब कौन से अमेरिका में, साउथ है, नॉर्थ, साउथ में। ठीक है, मैं बता दूंगा जूम करके कहाँ पर है पेरू। ठीक है, चिल्ली पेरू जो है, अक्सर ठंडी जलधाराएं बहती हैं हमेशा, लेकिन हर 2 या 5 वर्ष के अंतराल में एक पेरू के तट से होकर गर्म जलधारा बहती है। इस गर्म जलधारा को एलिनो कहते हैं। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एलिनो से है, पूछ लेगा, ये आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया थोड़ा। और इसी को एलिनो या परिघटना को एनसो एआई कहा जाता है, एलिनो दक्षिण दोलन। ठीक है, एनसो एलिनो साउथर्न ओसिलेशन, ठीक है, कहा जाता है। और एलिनो के कारण समुद्र की सतह पर तापमान बढ़ जाता है और व्यापारिक पवनें शिथिल हो जाती हैं। ठीक है, ये आपका पेरू कहाँ पर है, ये आपका पेरू है। ठीक है, ये रहा, और चिल्ली नीचे है। ठीक है, मानसून का आगमन एवं वापसी कैसे होती है। मानसून का समय जून की शुरुआत से लेकर जून की, सॉरी,
है क्या हुई है, कोई नहीं कोई नहीं, दोबारा करते हैं। मानसून का आगमन एवं वापसी। ठीक है, मानसून का समय जून की शुरुआत से लेकर सितंबर के मध्य तक 100 से 120 दिन तक होता है और मानसून के आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा यह कई दिनों तक जारी रहती है। इस परिघटना को मानसून प्रवोट या मानसून का फटना कहते हैं। ठीक है, और मानसून जून के प्रथम सप्ताह में भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह दो भागों में बढ़ जाता है और अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, मैंने जैसे बताया आपको। ठीक है, जैसे कि अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद यानी 10 जून के आसपास अरब सागर शाखा मुंबई पहुंचती है और 15 जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ तथा देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। ये बारिश की बात हो रही है, मौसम की शुरुआत हो रही है कि जून के फर्स्ट वीक में मौसम एंट्री कर जाता है भारत के अंदर। बंगाल की खाड़ी से देख लो आपको। ठीक है, ये एंट्री कर दिया। कैसे कैसे एंट्री करता है ये बताता हूँ। यह शाखा भी तेजी से आगे बढ़ती है इधर की तरफ से, देखो यहाँ से। ठीक है, जून के पहले सप्ताह में असम में पहुंच जाती है। ठीक है, और असम के ऊंचे पर्वत में टकराकर यह शाखा पश्चिम में गंगा मैदान की ओर मुड़ जाती है। यहाँ से जब यह खासी, खारो, खांसी, ये जैंतिया, जो मैंने पहाड़ी का नाम बताए थे ना, उनसे टकरा करके इधर की तरफ गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाती है क्या हवाएं, या जो दक्षिण पश्चिम ये इधर का मानसून है, बंगाल की खाड़ी का मानसून, सॉरी। ठीक है, असम के ऊंचे पर्वत से टकराकर यह शाखा पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, और उसके बाद दोनों शाखाएं गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है और दिल्ली में मानसून वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह 29 जून तक होती है और जुलाई के पहले सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान तक पहुंच जाता है और 15 जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश, देश की बाकी हिस्सों में पहुंच जाता है। मानसून की वापसी भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में सितंबर में शुरू हो जाती है। अक्टूबर के मध्य तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह हट जाता है और पूरी तरह से उसके बाद प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में वापसी से गति तेजी से होती है और दिसंबर में शुरू होते होते देश के बाकी हिस्सों में मानसून वापस हो जाता है। द्वीपों पर मानसून की वर्षा सबसे पहले होती है। यह दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के पहले सप्ताह तक होती है। द्वीपों पर मानसून की वापसी दिसंबर के पहले सप्ताह से जनवरी के पहले सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। द्वीपन कौन से? अंडमान निकोबार। ठीक है, 28 मई को कहा जाता है कि सबसे पहली बारिश हो जाती है अंडमान निकोबार के अंतर्गत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऋतुएं कौन कौन सी है ये भी सही है, इनको पढ़ना जरूरी है बहुत। भारत में हम कहते हैं 4 ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून के आगमन और वापसी के काल। मैंने ऋतु के बारे में प्रॉपर तरीके से आपको बताया हुआ है पहले भी। ठीक है, कौन कौन सी ऋतुएं हैं ये मैंने थोड़ा डिटेल में लिख दिया है आपके सामने। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको पढ़ने में। वर्षा का विराम कैसे होता है, हाँ मानसून की वापसी पढ़ लेते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण मानसून गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है, ठहर जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है और दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में आसमान साफ रहता है और तापमान बढ़ जाता है। अब सतह अभी भी आर्द्र रहता है, मतलब कि जो पृथ्वी का जो सतह है उसका आर्द्र रहता है और उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण दिन का मौसम ऐसा हो जाता है और सामान्यतः क्वार की उमस कहते हैं उसको। क्वार की उमस होने लगती है, एक नमी सी होने लगती है, अपने आप पसीना निकलने लगता है। ठीक है, वही उमस होती है। ठीक है, नवंबर की शुरुआत में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी स्थानांतरित हो जाती है और यह अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होने वाले चक्रवाती निम्न दाब के कारण होता है। ये चक्रवात भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं और जिनमें भारी वर्षा करते हैं। ठीक है, समझ में आया कुछ? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवाती अक्सर विनाशकारी होते हैं। इसका असर अक्सर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सगन आदि वाली डेल्टा प्रदेश में पड़ता है। कभी कभी यह चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बांग्लादेश की तटीय इलाकों में पहुंच जाता है। ये इलाके की बात हो रही है। ठीक है मेरे भाई। वर्षा का वितरण पश्चिमी तट के भागों और उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। कहां पर? उत्तरी नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। जबकि पश्चिमी राजस्थान में इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के 60 सेंटीमीटर होती है। कहां 400 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है और कहां सिर्फ 60 सेंटीमीटर हो रही है? दक्षिण पठार के आंतरिक भागों और सह्याद्री के पूर्व में कम वर्षा होती है। अब सह्याद्री किसको कहा जाता है बता सकता है कोई? जम्मू कश्मीर के लेह में बहुत कम वर्षा होती है। देश के शेष हिस्सों वाले मध्यम
मात्रा में होती है और हिमपात केवल हिमालय के क्षेत्रों में सीमित तक रहता है। मानसून एकता का परिचय है, मतलब मानसून के आते ही भारत के कृषि की प्रक्रिया में तेजी आ जाती है। आज भी भारत के आधे से अधिक आबादी अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ठीक है, इसके अलावा कृषि के कारण ही हर भारतीय प्रचुर मात्रा में भोजन मिल पाता है। इसलिए भारत के त्योहार, यहाँ की संस्कृति, कृषि चक्र, यहाँ के जीव और वनस्पति मानसून गहरा असर होता है। इसलिए मानसून को भारत की एकता का परिचायक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ठीक है, और मैं आई थिंक इसी के साथ मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसके जो क्वेश्चन है वो सैटरडे संडे में ऐड कर दूंगा। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन है वो मैं कर नहीं पाया किसी कारणवश। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी क्लास का समापन यही होता है और आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। 9th क्लास चल रही, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, इसमें ज्योग्राफी में 6 चैप्टर है केवल, और आज आपकी ये भी क्लास समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं बदल लूंगा। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो भाइयों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, फ्री है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं।